नमस्कार, समसामयिक विषयों पर आपके पसंदीदा कार्यक्रम विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक डोभाल। धरती पर ऊर्जा के स्रोत न सिर्फ सीमित हैं बल्कि पर्यावरण के लिए इनमें से कई स्रोत प्रतिकूल भी हैं। इसलिए लगातार दुनिया में वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों की खोज तेज होती जा रही है। ऊर्जा के बिना मानव के अस्तित्व की कल्पना करना मुश्किल है और यही वजह है कि अब ऊर्जा के स्रोतों की तलाश धरती के बाहर जा चुकी है। वैज्ञानिकों ने जब से चांद की सतह पर हीलियम 3 के होने की संभावना का खुलासा किया है, पूरी दुनिया ऊर्जा के इस बेहद स्वच्छ स्रोत को धरती पर लाने की कवायद में जुटी हुई है। भारत ने इस मौके का फायदा उठाते हुए अपनी तकनीक और अंतरिक्ष विज्ञान के बलबूते दुनिया की अगुवाई करने की ओर कदम उठाने की कोशिश की है। जी हां, जल्द ही भारत चांद पर खुदाई करके वहां मौजूद हीलियम 3 के अथाह भंडार को धरती पर लाने की कोशिश करेगा। माना जा रहा है कि भंडार इतना है कि आने वाले 250-300 साल तक दुनिया भर की ऊर्जा जरूरतें पूरी करने में यही हीलियम 3 काफी होगा। लेकिन ये हीलियम 3 है क्या? ये क्यों इतना महत्वपूर्ण है और भारत इसे धरती पर कैसे ला सकता है और क्यों इसकी जरूरत पड़ रही है? ये तमाम सवाल आज विशेष में। तो शुरू करते हैं आज का विशेष। दुनिया भर के वैज्ञानिक जो हैं वो चांद पर लगातार खोज में जुटे हुए हैं और इस दौरान पाया गया कि चांद की सतह पर ऐसे तमाम तत्व हैं जो हमारे काम आ सकते हैं। इनमें हीलियम 3 भी है जो हमारी ऊर्जा ज़रूरतों का एक बड़ा हिस्सा पूरा कर सकता है। अब वैज्ञानिक चाहते हैं कि चांद से हीलियम 3 को धरती पर ले आया जाए और इस काम में भारत भी शामिल है। चांद पर क्या है? इंसान आदिकाल से इसका हल खोजता रहा है। साइंस फिक्शन में चांद की सतह को लेकर तमाम तरह के दावे किए गए। दूसरी सदी में सीरियन मूल के ग्रीक लेखक लूसियन ने अपने उपन्यास ट्रू हिस्ट्री में चांद पर राजा, सेनाओं और बस्तियों का जिक्र किया। उन्होंने चांद और धरती के जीवन की तुलना भी की। इंग्लिश लेखक H.G. वेल्स की किताब द फर्स्ट मैन इन द मून में चांद पर एलियन बताए, तो बैरन मंचोसेन ने द इम्प्रॉब्लम एडवेंचर में चांद पर पेड़ पौधों का वर्णन किया। इससे पहले और बाद में चांद की सतह को लेकर इंसान अंदाजे लगाता रहा। बहरहाल अपने मन में तमाम जिज्ञासाएं और मानवता की तरफ से पहला इंसान 20 जुलाई 1969 को चांद की सतह पर पहुंचा तो वहां सिर्फ धूल, गड्ढे और वीरान रेगिस्तानी इलाके ही मिले। लगभग हम बोल सकते हैं 1962 से हम चांद को स्टडी कर रहे हैं, बट 1972 में एक मिशन गया। उसके बाद सोवियत यूनियन भी मिशन नहीं भेजा, अमेरिका भी नहीं मिशन भेजा। 14 साल के बाद 1986 में दोबारा चांद के ऊपर मिशन छोड़ने का प्रयास शुरू हुआ। सो हम बोल सकते हैं एक तरीके से ये सेकेंड हनीमून है। ये सेकेंड हनीमून क्यों हुआ, क्यों दोबारा इंटरेस्ट हुआ, आप देखा तो एक्चुअली हम 3 विषय देख सकते हैं। एक है हमारा टेक्नोलॉजी बढ़ गया है, हमारा कैपेसिटी बढ़ गया है। सो मून के ऊपर और गैर से हम स्टडी कर सकता है। सो एक चीज है। सो मून कैसा फॉर्म हुआ, मून का अंदर क्या है, ये सब स्टडी करने के लिए दैट इज साइंटिफिक मिशन एक चीज है। सेकंड, ये सब मिशन में आप देखा तो एक कॉमन फीचर आप देख सकता है, ये सब मून का सरफेस का मिनरल कॉम्पोजिशन को स्टडी कर रहा है। इंसान को चांद पर जीवन भले ही नहीं मिला, लेकिन ऐसे तमाम तत्व मिले जो जीवन के लिए जरूरी हैं। 1969 से 1972 के बीच 12 अंतरिक्ष यात्री चांद की सतह पर उतरे। इसके अलावा कई मानव रहित मिशन भी चांद पर गए। ये चांद की सतह से मिट्टी और पत्थर के तमाम नमूने लेकर वापस आए। चांद की सतह को लेकर तमाम तरह के परीक्षण हुए। 1972 में अपोलो 17 मिशन से चांद से लौटने के बाद दावा किया गया कि चांद पर हीलियम 3 मौजूद है। हीलियम 3 परमाणु ऊर्जा का सबसे स्वच्छ विकल्प है, लेकिन यह धरती पर बहुत कम मात्रा में है। नासा के मुताबिक चंद्रमा पर करीब 10 लाख मीट्रिक टन हीलियम 3 मिल सकता है। अगर इसका पर्याप्त मात्रा में खनन किया जाए और किफायती दरों पर धरती पर ले आया जाए तो यह परमाणु ईंधन का एक आकर्षक विकल्प हो सकता है। हीलियम 3 का यूजेस हो सकते हैं बहुत, लेकिन हम लोग हमेशा कॉस्ट बेनिफिट ये दोनों देखना चाहिए। तो उसके वजह से हमको जो बेनिफिट आ जाएगा, डज दैट जस्टिफाई द कॉस्ट? मतलब ये जो बहुत महंगा
प्रोजेक्ट है, तो उसके बेनिफिट्स जो फायदा आएगा, डज दैट जस्टिफाई कि इतना वो महंगा हो, और ये सब डिबेट्स पब्लिक में होना चाहिए। दुनिया भर की तमाम सार्वजनिक और निजी कंपनियां चांद पर हीलियम 3 के खनन में दिलचस्पी दिखा रही हैं। इनमें भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो भी शामिल है। इसरो इस साल अक्टूबर में चांद के दक्षिणी सिरे पर हीलियम 3 की खोज करने के लिए एक रोवर और जांच मिशन भेजने की तैयारी में है। इस अभियान पर करीब 800 करोड़ रुपए की लागत आएगी। अगर इसरो हीलियम 3 खोज पाती है तो ये बड़ी उपलब्धि होगी। हालांकि इसके बाद भी हीलियम 3 को धरती पर लाने और इसके इस्तेमाल की चुनौती बाकी रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। जी हाँ, बिल्कुल। हीलियम 3 को धरती पर लाने के लिए तमाम चुनौतियों से पार पाना होगा। सबसे बड़ी समस्या है परिवहन की। हालांकि वैज्ञानिक इसके तमाम पक्षों पर मंथन कर रहे हैं और तमाम चुनौतियों पर भी। चांद की सतह अरबों सालों से सूरज द्वारा उत्सर्जित हीलियम 3 को अपनी जमीन पर सोख रही है। भारत इसी हीलियम 3 का खनन कर धरती पर लाना चाहता है। दरअसल इसरो द्वारा 104 उपग्रहों को अंतरिक्ष में भेजने का कारनामा करने के बाद से ही इस तरह के कयास लगाए जा रहे थे कि भारत लूनर डस्ट की माइनिंग कर 2030 तक ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने की कोशिश कर रहा है। मीडिया में आई खबरों के मुताबिक भारतीय स्पेस एजेंसी के प्रोफेसर शिवथानु पिल्लई ने उस वक्त ये दावा किया था कि भारत हीलियम 3 को धरती पर लाने के लिए एक मिशन पर काम कर रहा है। हालांकि बाद में इन खबरों का खंडन भी हुआ। लेकिन अब जल्द ही एक रोवर और जांच मिशन के जरिए चांद की अछूती सतह पर मिट्टी और पानी के नमूनों को इकट्ठा करके भारत की धरती पर लाने की योजना है। इन नमूनों का विश्लेषण और अनुसंधान करने के बाद ही ये कहा जा सकता है कि भविष्य में कैसे और कितनी मात्रा में हीलियम 3 धरती पर लाया जा सकता है। मोस्टली ये सब फ्यूचरिस्टिक मिशन यूज करके ही होगा। लगभग अभी 3D प्रिंटिंग वगैरह वगैरह आ गया ना, सो ये 3D प्रिंटिंग वगैरह से आप उधर माइनिंग मिशंस बनना होगा, बिकॉज इधर से यान से सब कुछ उधर भेज के फिटिंग करना बहुत मुश्किल होगा। देन यू हैव टू सेपरेट आउट, ये हीलियम 3 को आप सेपरेट करना पड़ेगा। वो सेपरेशन के लिए हम हाई स्कूल में हम पढ़ाए होगा ना, दैट इज फिल्ट्रेशन मेथड, ये मेथड वो मेथड, उस तरह से सही मेथड, बहुत सारा मेथड्स यूज करना पड़ेगा, बिकॉज बहुत ज्यादा मटेरियल्स होगा ना, एक एक को अलग करना पड़ेगा। उस तरह से अलग करके हम फाइनली ये हीलियम 3 हमको मिलेगा। वो हीलियम 3 प्योर फॉर्म या रफली प्योर फॉर्म में हम यद को लेके आके मे बी और प्योर करके हम यूज कर सकते हैं। सो इसका इंपॉर्टेंट चीज है दैट रफली आप एक सूटकेस के फुल हीलियम 3 लेके आया तो बहुत साल तक आपको वो प्लांट काम करेगा। हीलियम 3 को धरती पर लाने की एक चुनौती ये भी है कि वैज्ञानिक अभी इस नतीजे पर नहीं पहुंच पाए हैं कि चांद पर मौजूद हीलियम 3 धरती पर कैसा बर्ताव करेगा। चांद और धरती के वातावरण में जमीन आसमान का अंतर है, इसलिए चांद से लाए गए हीलियम 3 की उपयोगिता अभी पूरी तरह से सिद्ध होना बाकी है। इसके अलावा भारत के पास अभी इस तरह के रिएक्टर्स भी नहीं हैं जहां हीलियम 3 का ऊर्जा परीक्षण किया जा सके। कुल मिलाकर इस मिशन को मूर्त रूप देने के लिए अभी एक लंबा रास्ता तय करना बाकी है, लेकिन भारत का ये मिशन इस दिशा में आशा जरूर जगाता है। 2 आइसोटोप में पाया जाता है, एक है हीलियम 3 और एक है हीलियम 4, और इन दोनों का जो फिजिकल प्रॉपर्टीज, भौतिक जो चरित्र जो है, ये बिल्कुल अलग अलग है। वैज्ञानिक अनुसंधान में जरूर ये इस्तेमाल किया जाएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन ये टेक्निकली कितना फीजिबल है और फाइनेंशियल इकोनॉमिकली कितना फीजिबल, क्योंकि वहां से लाने पड़ेगा हम लोगों को। वो हम किस हाल में लाएंगे उसको, वो गैस की तरह रहेगी या उसको हम लिक्विफाई करके लाएंगे, और इसके लिए खर्चा कितना होगा। अगर इस तरह की जानकारी हमें ना हो तो मैं ये भी कह सकता हूं, अगर हमारे ऑन अर्थ जो हीलियम का सोर्स है, कि अगर सिर्फ वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए ही इस्तेमाल किया जाए तो क्या उसी से हम काम नहीं कर सकते हैं। ये भी, इसका ऊपर भी ध्यान देने पड़ेगा। भारत दरअसल इस कार्यक्रम के लिए इसलिए भी उत्साहित है क्योंकि हमने 2022 तक क्लीन एनर्जी मिशन की घोषणा की हुई है और हम हाइड्रोकार्बन्स पर अपनी निर्भरता 2022 तक कम से कम 10% तक घटाना चाहते हैं। इसरो का यह अभियान अगर सफल होता है तो हम कार्बन उत्सर्जन के साथ ही ईंधन आयात को भी कम कर सकते हैं।
भारत चाहता है कि हम चांद पर हीलियम 3 के खनन की प्रक्रिया का न सिर्फ हिस्सा हों बल्कि इसका नेतृत्व भी करें। दरअसल अमेरिका, चीन और रूस जैसे देश भी इस संभावना में दिलचस्पी दिखा चुके हैं। 2013 के चांद मिशन 3 के जरिए चीन चांद पर रोवर और लैंडर उतारने की कोशिश कर चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। मानव को विकास चाहिए और विकास के लिए ऊर्जा जरूरी है। आज दुनिया में कई तरह के ईंधनों को ऊर्जा की जरूरत पूरा करने के लिए उपयोग किया जाता है, मगर समस्या ये है कि ज्यादातर ईंधनों के भंडार सीमित हैं। ऐसे में हीलियम 3 का चांद पर पता चलना और उसे धरती पर लाकर ऊर्जा उत्पन्न करना ऊर्जा के एक महत्वपूर्ण विकल्प के तौर पर देखा जा रहा है। लेकिन हीलियम 3 क्या है और इससे किस तरह से ऊर्जा पैदा की जा सकती है, आइए जानते हैं। हीलियम एक रासायनिक तत्व है जो आमतौर पर गैसीय अवस्था में पाया जाता है। इसे निष्क्रिय और नोबल गैस भी कहा जाता है, जो रंगहीन, गंधहीन, बेस्वाद और नॉन टॉक्सिक भी होता है। हीलियम का उपयोग किसी भी पदार्थ के ताप को बिल्कुल ठंडा करने के लिए किया जाता है। वहीं हीलियम 3 हीलियम का एक गैर रेडियोधर्मी आइसोटॉप है। ये सूर्य के द्वारा उसकी सौर वायु में उत्सर्जित होता है और हमारे चुंबकीय क्षेत्र इसे पृथ्वी की सतह तक पहुंचाने से रोकते हैं। चूंकि चंद्रमा पर ऐसी कोई ढाल नहीं है और इसलिए माना जाता है कि इसकी सतह सदियों से हीलियम 3 अवशोषित कर रही है। हीलियम 3 का इस्तेमाल धरती पर बनाए जा रहे फ्यूजन प्लांटों में अत्यधिक ऊर्जा पैदा करने में किया जा सकता है। क्यों इंपॉर्टेंस है, आप देखा तो हीलियम 3 यूज करके हम नई तरीके से एनर्जी प्रोड्यूस कर सकता है। इसका नाम है फ्यूजन एनर्जी। हम सुना होगा न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, और न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में हम यूरेनियम तरीके से मटेरियल यूज कर रहा हूं, उधर हम फिशन एनर्जी कर रहा हूं। उसका मतलब है वो यूरेनियम एटम को 2 भाग कर रहा हूं, वो 2 भाग करने के समय एनर्जी रिलीज होता है, दैट इज तोड़ रहा हूं। इधर हीलियम 3 में आप हीलियम 3 एंड हीलियम 3 को आप जोड़ सकता है। जोड़ा तो आपको एक नया मटेरियल होगा, दैट इज 4 प्रोटॉन होने वाला एक मटेरियल होगा, उस समय एनर्जी रिलीज होगा। ये फिशन जोड़ने वाला, ये फिशन अभी तक प्रैक्टिकली हम नहीं किया है, बट रिसर्च चल रहा है। दरअसल हीलियम 3 हीलियम का एक स्थिर आइसोटॉप है, यानी इसके न्यूक्लियस में प्रोटॉन की संख्या समान होती है, लेकिन इसमें सामान्य से 1 न्यूट्रॉन कम होता है। इसका मतलब है कि इसके नाभिक में 2 प्रोटॉन और 1 न्यूट्रॉन होते हैं और इस कारण इसका परमाणु द्रव्यमान 3 होता है और इसीलिए इसे हीलियम 3 कहा जाता है। हीलियम 3 की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसका इस्तेमाल परमाणु संलयन प्रक्रिया यानी फ्यूजन में किया जा सकता है, जिससे बड़ी मात्रा में ऊर्जा पैदा हो सके। हीलियम 3 को अगर ड्यूटेरियम यानी भारी हाइड्रोजन या किसी अन्य हीलियम 3 के साथ संलयन किया जाए तो इससे बहुत ही ज्यादा मात्रा में ऊर्जा पैदा की जा सकती है। हीलियम 3 रेडियोधर्मी नहीं होने के कारण परमाणु कचरा भी पैदा नहीं करता है। ये ऐसे किसी भी गैस या अपशिष्ट पदार्थों का उत्पादन नहीं करता जिससे ग्रीन हाउस इफेक्ट और ग्लोबल वार्मिंग में बढ़ोतरी हो। ऑन अर्थ हीलियम 3 का उतना इंडस्ट्रियल यूज नहीं है, इट इज नॉट ए वेरी वाइडली यूज्ड मटेरियल। ये पैदा होते फ्रॉम बाय वेरियस सोर्सेस, जिसे हम कहते हैं प्रिमोडियल जो है, वो तो पहले थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शन से पैदा हुआ था और हमारे अर्थ में वो रेडियो एक्टिव डिके इसी तरह से पैदा हो सकता है, लेकिन अर्थ में इसका सोर्स बहुत कम है और अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड भी उतना ज्यादा नहीं है कि जितना प्रोड्यूस होता है ये उसको हम अर्थ हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर ही पकड़ के रख सके। तो यहाँ ये प्रॉब्लम यहाँ भी है, वहां भी इसी तरह का प्रॉब्लम होगा। हीलियम 3 एक स्वच्छ परमाणु संलयन के लिए महत्वपूर्ण ईंधन है, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि ये धरती पर मौजूद नहीं है। यदि हीलियम 3 का पर्याप्त मात्रा में खनन और किफायती दरों पर परिवहन किया जाता है तो ये फ्यूजन के लिए महत्वपूर्ण विकल्प हो सकता है, लेकिन मुख्य समस्या तकनीक की है। ड्यूटेरियम ट्राइटियम फ्यूजन की तुलना में हीलियम 3 फ्यूजन में बहुत अधिक तापमान की जरूरत होती है। किसी भी जीवाश्म ईंधन को बिजली उत्पादन के लिए भाप में बदलने की आवश्यकता होती है। इस प्रक्रिया में 60% से ज्यादा ऊर्जा खत्म हो जाती है।
जबकि इतनी ही मात्रा में हीलियम 3 से लगभग 2 गुनी बिजली उत्पादित की जा सकती है। हीलियम 3 के 1 टन के रूप में ऊर्जा की एक ही मात्रा का उत्पादन करने के लिए इसमें लगभग 50 मिलियन बैरल कच्चे तेल का समय लगेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। चांद पर अभियान भेजने और वहां पर माइनिंग की भारत की कोशिशें नई नहीं हैं। भारत ने अपने मिशन चंद्रयान से चांद तक पहुंच बनाने में बड़ी कामयाबी हासिल की। इसके जरिए हम चांद को करीब से समझने का मौका हमें मिल पाया, लेकिन इसके बाद ही हीलियम 3 की माइनिंग के विचार और परियोजना के बारे में हम सोच सके। आइए देख लेते हैं क्या है भारत का मिशन चंद्रयान। चांद पर पहुंचने के लिए भारतीय वैज्ञानिकों ने बहुत पहले ही तैयारी शुरू कर दी थी। इसके लिए भारतीय वैज्ञानिक मिशन के तहत साल 1999 में भारतीय विज्ञान अकादमी की बैठक में पहली बार विचार किया गया। इसके अलावा सन 2000 में एस्ट्रोनॉटिकल सोसाइटी में भी चर्चा हुई। इसी फोरम की सिफारिशों पर भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने राष्ट्रीय चंद्र मिशन टास्क फोर्स गठित की। इसके बाद भारत सरकार ने नवंबर 2003 में पहली बार भारतीय मून मिशन के लिए इसरो के प्रस्ताव चंद्रयान 1 को मंजूरी दी। भारत का अगर हम मून प्रोग्राम देखें तो भारत का चंद्रयान 1 2008-2009 में चंद्रमा के ऊपर गया था। ये करीब 9 महीने से 1 साल तक का मिशन था। उसमें काफ़ी सारा डेटा जनरेट किया गया था। अगर हम उसके सेंसर्स की बात करें तो उसमें सेंसर्स थे काफ़ी मात्रा में, लेकिन जो इम्पोर्टेंट सेंसर्स थे मिनरोलॉजिकल स्टडीज़ के लिए एक मून मिनरोलॉजिकल मैपर था और एक एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर था। तो भारत के चंद्रयान 1 ने भारत को काफ़ी इन्फॉर्मेशन दिया होगा चंद्रमा के सरफेस के बारे में। 22 अक्टूबर 2008 को चंद्रयान 1 को सफलतापूर्वक चांद पर भेजने के साथ ही भारत दुनिया के उन चुनिंदा देशों में शामिल हो गया जिन्होंने इससे पहले ये सफलता हासिल की थी। चंद्रयान 1 को पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल यानी PSLV C2 रॉकेट के जरिए सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया। चंद्रयान 1 का उद्देश्य चंद्रमा की सतह पर पानी और बर्फ की तलाश के साथ साथ खनिज और रासायनिक तत्वों का पता लगाना और चंद्रमा के दोनों ओर 3D फोटो तैयार करना भी था। सभी प्रमुख उद्देश्यों को सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद मई 2009 में चंद्रयान 1 की कक्षा को 200 किलोमीटर तक बढ़ा दिया गया। चंद्रयान 1 के मिशन का समय 2 साल था। इसके पहले हम चंद्रयान 1 भेजा है इंडिया। सो उस मिशन वाज एक्चुअली ए टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन मिशन था। दैट इज चांद तक हम पहुंच सकता है हमारा रॉकेट्स और सिस्टम्स यूज करके वो टेस्ट किया। वो काफी सक्सेस हुआ। वो चांद के ऊपर हम वो यान को आर्टिफिशियल सैटेलाइट के रूप में वी कुड ऑर्बिट इट। देन उससे एक छोटा पार्ट उसे अलग होके चांद में गिरा। सो इट वाज नॉट अ सॉफ्ट लैंडिंग, इट वाज ड्रॉप्ड। वो चांद के ऊपर वो गिरा। सो वो गिरने के समय डस्ट फैलेगा ना, वो डस्ट को भी स्टडी किया। सो ये सब पहला मिशन में हुआ। चंद्रयान 1 की सफलता के बाद इसरो अपने अब तक के सबसे चुनौतीपूर्ण अंतरिक्ष मिशन चंद्रयान 2 की तैयारियों में जुट गया है। चंद्रयान 2 के तहत इसरो पहली बार चंद्रमा के लिए ऑर्बिटर, रोवर और लून लैंडर भेजेगा। इसके लिए इसरो ने लून लैंडर पर परीक्षण भी शुरू कर दिए हैं। दरअसल लून लैंडर चंद्रयान 1 मिशन का उन्नत संस्करण है जिसे इसरो ने विकसित किया है। चंद्रयान 2 को GSLV प्रक्षेपण यान द्वारा प्रक्षेपित किया जाएगा। इस अभियान से नई तकनीकों के इस्तेमाल और परीक्षण के साथ साथ नए प्रयोगों को भी बढ़ावा मिलेगा। पहिएदार रोवर चंद्रमा की सतह पर चलेगा और ऑन साइट विश्लेषण के लिए मिट्टी या चट्टान के नमूनों को एकत्र करेगा। इन आंकड़ों को चंद्रयान 2 ऑर्बिटर के जरिए पृथ्वी पर भेजेगा। चंद्रयान 2 का लॉन्च वजन 3250 किलोग्राम होगा, जबकि इस पर पेलोड का वजन 1400 किलो होगा। इस अभियान पर कुल 800 करोड़ रुपए की लागत आने की संभावना है। चंद्रयान 2 पूरी तरह से स्वदेशी मिशन है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और माइनिंग की कोशिशें सिर्फ चांद पर ही नहीं हो रही हैं, बल्कि दुनिया भर के वैज्ञानिक कई दूसरे ग्रहों पर भी अभियान भेज रहे हैं। इनके जरिए ग्रहों की सतह और वहां के वातावरण को समझने की कोशिशें की जा रही हैं। इसी कड़ी में अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने हाल ही में मंगल ग्रह पर अपना मिशन इनसाइट मार्स लैंडर भेजा। इस अभियान में एक रोबोटिक जियोलॉजिस्ट भेजा गया जो मंगल की सतह की खुदाई कर वहां मौजूद तत्वों की पहचान करेगा। आइए इस मिशन के बारे में भी जान लेते हैं।
क्यूरियोसिटी रोवर के मंगल पर उतरने के 6 साल बाद हाल ही में अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने मंगल ग्रह पर अपना नया मिशन इनसाइट मार्स लैंडर भेजा है। इस मिशन का मुख्य काम मंगल ग्रह की गहरी संरचना के बारे में जानकारी जुटाना है। दरअसल मंगल के सतह के बारे में वैज्ञानिक जान चुके हैं। इसके वायुमंडल और आयन मंडल के बारे में भी उन्हें पता चल चुका है, लेकिन मंगल की सतह के नीचे के बारे में बहुत कुछ जानना अभी बाकी है। रोबोटिक जियोलॉजिस्ट कुछ नहीं है, एक रोबोटिक आर्म है। ये जो इनसाइट स्पेसक्राफ्ट है, ये करीब 700 किलो वज़न का है। 3 इसके के पैर होंगे इसके, तो ये एक जगह पे स्थिर रहेगा। ये वहाँ से इसके रोबोटिक आर्म निकलेंगे जो कि अलग अलग तरीके के एक्सपेरिमेंट करेंगे। रोबोटिक एक आर्म होगा जो कि खोदेगा नीचे तक 5 मीटर नीचे तक खोदेगा। एक अलग इंस्ट्रूमेंट होगा जो हीट नापेगा। तो इस तरह के रोबोटिक जियोलॉजिस्ट इसको इसीलिए कहते हैं। इनसाइट मंगल के अंदर गहराई से जांच करने के लिए मंगल पर जाने वाला पहला मिशन है। इसे फीनिक्स अंतरिक्ष यान की तर्ज पर डिजाइन किया गया है। इसमें एक सिस्मोमीटर लगा है जो मंगल की सतह के अंदर होने वाले भूकंपों की तीव्रता की जांच करेगा। इसमें लगा हीट फ्लो सतह के अंदर के तापमान को मापने के लिए सतह में 5 मीटर या 16 फीट की दूरी तक अंदर जाएगा। इस अंतरिक्ष यान में एक रेडियो विज्ञान यंत्र भी लगा हुआ है जो मंगल ग्रह के कोर की संरचना और बनावट को समझने के लिए उस पर होने वाले छोटे छोटे बदलावों की जांच करेगा। इस यान में एक थर्मल शील्ड भी लगा है जिसका काम पर्यावरण से सिस्मोमीटर को बचाना है। इनसाइट पहला मंगल मिशन है जो यान के डेक से उपकरणों को चुनकर उन्हें मंगल की सतह पर रखेगा। पहले हमें ये इंडिकेशन मिले थे क्योंकि मंगल के ऊपर मीथेन भारी मात्रा में है। जब मीथेन होता है तो इंडिकेशन होता है कि शायद वहां पे लाइफ भी हो सकती है। सो हम ये खोजना चाह रहे हैं कि क्या वहां पे लाइफ है, नंबर 1। नंबर 2, क्या वहां पे लाइफ थी। मे भी कई हजारों साल पहले वहां पे लाइफ हो भी सकती थी। सो हमें उसकी खोज की जरूरत है। नासा अपने इस अभियान में एक रोबोटिक जियोलॉजिस्ट भी भेज रहा है जो मंगल ग्रह पर खुदाई कर इसके सतह पर होने वाले भूकंपों की माप करेगा। ये खास यान लाल ग्रह की अंदरूनी संरचना की गहराई से अध्ययन कर ये पता लगाएगा कि किस प्रकार से चट्टानी ग्रह और उनके चंद्रमाओं का निर्माण होता है। इनसाइट मंगल के रोटेशन को ट्रैक कर इस विशाल ग्रह के आकार और इसके कोरों के बारे में और भी जानकारियां जुटाएगा। क्यूरियोसिटी सहित नासा के पिछले रिसर्च की तरह पानी खोजने की बजाय इनसाइट मंगल की संरचना का अध्ययन करेगा। इस मिशन का प्रमुख लक्ष्य मंगल पर आने वाले भूकंपों को पकड़ना और उन्हें मापना है। ठंडा होने और सिकुड़ने की वजह से मंगल ग्रह पर क्रैक, क्षय और 7 की तीव्रता के भूकंप पैदा होते हैं। इनसाइट इन भूकंपों की जांच करेगा। इनकी मदद से मंगल की थिकनेस जांचने की कोशिश भी की जाएगी। इनसाइट अपने साथ 2 और सैटेलाइट्स भी लेकर जा रहा है। वॉल-ई और ईव नामक ये दोनों सैटेलाइट मंगल पर होने वाले भूकंप और तापमान की जांच करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। तो विशेष में आज इतना ही, लेकिन आपको याद दिला दें कि आप हमारा ये कार्यक्रम YouTube पर भी देख सकते हैं और वहां आपकी प्रतिक्रियाओं का हमें हमेशा इंतजार रहता है। नमस्कार।